नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। आज हम श्रीलंका की सड़कों पर चल रहे जनता कांड का विश्लेषण करेंगे। श्रीलंका इस समय एक डूबता जहाज है जिसमें खलबली मची हुई है। करीब 2.25 करोड़ की आबादी हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की है। वहां गृह युद्ध की सीमा में वो प्रवेश कर रहा है। इसके संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं। खजाना खाली है, महंगाई और भूख से त्रस्त जनता सड़कों पर है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रीय टेलीविजन पर न्यूज एंकर की जगह लेकर अपनी बात देश और दुनिया के सामने रख रहे हैं। और ऐसे संकट के हालात में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग चुके हैं। उनकी ये भागम भाग कहां रुकेगी कोई नहीं जानता। खबर तो यह भी है कि गोटाबाया बाकायदा अपने ग्रह नक्षत्र की सेटिंग देखकर ज्योतिषी से सलाह लेकर देश से भागे, जबकि एक अच्छे खासे देश के सारे ग्रह नक्षत्र बिगाड़कर चले गए। जिसके हाथ में देश की बागडोर हो वो इस तरह चुपचाप भाग जाए और एक देश से दूसरे देश मारा मारा फिरे, ये देखकर पता चलता है कि संकट कितना बड़ा है। श्रीलंका इस हालात में कैसे पहुंचा, कैसे राजपक्षे परिवार ने पूरे श्रीलंका को गर्त में पहुंचा दिया, ये सब आपको विस्तार से बताएंगे। दिवालिया हो चुके श्रीलंका की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि श्रीलंका के सामने 1948 में मिली आजादी के बाद से अब तक का सबसे गंभीर संकट और सबसे बुरा दौर चल रहा है। यह आर्थिक संकट कितना बड़ा है इसका अंदाजा करवाने के लिए हम 6 चार्ट्स की मदद लेंगे। 2019 में श्रीलंका में खाद्य महंगाई दर 5% से नीचे थी, जो जून 2022 में बढ़कर 54.6% हो गई, यानी 3 साल में महंगाई 11 गुना बढ़ गई। दूसरा चार्ट दिखाते हैं। इसमें श्रीलंका की जीडीपी ग्रोथ रेट दर्ज है। 2019 तक जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस में थी, कोरोना की वजह से 2020 में यह नेगेटिव में चली गई और -3.6 हो गई। 2021 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था ने बाउंस बैक किया, लेकिन 2022 की पहली तिमाही में फिर -1.6% हो गई। अब तीसरा चार्ट देखिए। 2019 में जब महिंदा राजपक्षे प्रधानमंत्री और गोटाबाया राष्ट्रपति बने तो श्रीलंका का जो राजकोषीय घाटा 2018 में जीडीपी के 6% से नीचे था, वो 2021 में बढ़कर 12.2% हो गया। अब चौथा चार्ट देखिए। पिछले 2 महीने में ही श्रीलंकाई रुपया 180% गिर चुका है। मार्च में $1 की कीमत करीब 200 श्रीलंकाई रुपए थी, जो 4 महीने में बढ़कर 360 रुपए हो गई। अब पांचवा चार्ट देखिए, जिसमें श्रीलंकाई सरकार पर बढ़ते हुए कर्ज के बोझ के आंकड़े हैं। 2010 में श्रीलंका पर कुल जीडीपी का 71.6% कर्ज था, जो 2021 में बढ़कर जीडीपी का 104.6% हो गया। श्रीलंका के आर्थिक हालात के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण टूरिज्म सेक्टर पर कोरोना की मार है। 2018 में श्रीलंका को टूरिज्म सेक्टर से $4,381 मिलियन यानी 1,58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई थी, जो 2021 में करीब 6 गुना घटकर सिर्फ 24,600 करोड़ रह गई। इस कंगाली के लिए श्रीलंका के लोग वहां की सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, खासकर राजपक्षे परिवार को, जिसके सदस्यों का वहां की सरकार पर कब्जा था, जिसमें राष्ट्रपति गोटाबाया भी शामिल हैं। इसीलिए श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति गोटाबाया का इस्तीफा चाहती है और सरकार के मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रही है। इसका नतीजा श्रीलंका की सड़क से लेकर संसद तक दिखाई दे रहा है। श्रीलंका के इस जन आंदोलन को रोकने के लिए श्रीलंका की आर्मी भी सड़क पर उतर चुकी है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश के तहत आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की, हवाई फायरिंग की, लेकिन सेना ने न सिर्फ प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोली चलाने से इनकार कर दिया, बल्कि टियर गैस के गोलों से जख्मी प्रदर्शनकारियों की मदद भी की, जो इस बात का सबूत है कि जनता के इस आंदोलन को सेना का भी समर्थन है, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से भी बंधी हुई है। आज तक की टीम ने विरोध प्रदर्शन की रिपोर्टिंग के दौरान एक ऐसे ही लम्हे को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया जब श्रीलंका के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। लिया है, सेना बस से उतर गई है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाया जा रहा है और पूरी संभावना है कि यहाँ पर ये गोली चलाए, सेना को यही बस से उतार दिया गया है, फर्स्ट लाइन डिफेंस बना दिया गया है और पूरी संभावना की सेना यहीं से प्रदर्शनकारियों को रोक ले। देखिए, सब बस से उतर के पहली डिफेंस यही बना दी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी पहले ही ये इलाका छोड़कर आगे भाग चुके हैं। जो बचे हैं उनको यहाँ रोकने की कोशिश है, लेकिन ये संख्या बहुत ज्यादा है। ये देखिए, एक सैनिक है, ये एक सेना का जवान है जिसके आंख में टीयर चल गया है, वो उनकी मदद कर रहे हैं, तमाम प्रदर्शनकारियों की मदद कर रहे हैं। खुद सेना के ही जो जवान हैं वो उनको पानी दे रहे हैं, आंखों में जलन है,
तो वो मदद कर रहे हैं। ये हमने तस्वीरें देखी थी कि कैसे जो सेना को लेग थे वो खुद इस प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे, और यहाँ पर भी हम फिर वही तस्वीर देख रहे हैं कि जो सैनिक हैं वही लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको पानी दे रहे हैं। ये जो तस्वीर है ये श्रीलंका के आंदोलन में इतिहास लिखी जाएंगी। ये देखिए, कहा तो इन्हें रोकना था, ये लगा कि शायद ये फायर करेंगे, लेकिन ये जो लोकतंत्र की तस्वीर है ये सिर्फ श्रीलंका में दिखाई दे पड़ती। इनको पता है कि कैसे आग बचाई जा सकती है। हमारे कैमरामैन की भी मदद की उन्होंने, ताकि आंखों की ये जलन दूर की जाए। सबने हथियार नीचे कर दिए हैं। प्रदर्शनकारी अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। बस यहाँ से पीछे जा रही है, बस यहाँ से पीछे की ओर जा रही है, और शायद ये खुला संकेत है सेना की ओर से, जवानों की ओर से भी, कि वो हाथ नहीं उठाएंगे अपने लोगों पर लोकतंत्र। लोगों का भरोसा भी बहुत कायम होता है इस तरह की तस्वीरों से। श्रीलंका अब वो डूबता जहाज है जिससे वहां के हुक्मरान कूद कूद कर अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लिस्ट में पहला नाम इस डूबते जहाज के कैप्टन यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे का है, जो अपने देश को संकट में छोड़कर बड़े सुरक्षित तरीके से मालदीव पहुंच गए और वहां किसी सुरक्षित स्थान पर आराम कर रहे हैं। बहुत से लोग इसे गोटाबाया राजपक्षे की परिस्थिति और मजबूरी में उठाया गया कदम मान रहे हैं, लेकिन आज आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस सब के पीछे गोटाबाया ने ज्योतिषी और भविष्यवक्ताओं की सलाह ली। इस्तीफे की तारीख तय करने से लेकर देश छोड़ने का जो समय है वो भी ज्योतिषी से पूछकर तय किया गया। श्रीलंका मीडिया के अनुसार गोटाबाया राजपक्षे एक महिला ज्योतिषी की सलाह पर सारे काम करते थे। इस ज्योतिषी का नाम है ज्ञानवती जयसूर्या, जिन्हें ज्ञान अक्का भी कहा जाता है। ऐसी खबरें हैं कि 13 जुलाई को इस्तीफे की तारीख भी इस महिला ज्योतिषी ने ही तय की थी। 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन छोड़ने से लेकर 11 जुलाई को कोलंबो से मालदीव यात्रा तक गोटाबाया ने ज्योतिषीय गणना करवाई। राष्ट्रपति स्टाफ के कर्मचारियों के अनुसार गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति बनने से लेकर अब तक इसी महिला ज्योतिषी की सलाह पर सभी बड़े फैसले लेते आए हैं। ये महिला ज्योतिषी श्रीलंका के अनुराधापुरा इलाके की रहने वाली हैं और इनके श्रीलंका में कई होटल और रिजॉर्ट हैं जिन्हें आंदोलनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका के लोग ये पूछ रहे हैं कि गोटाबाया राजपक्षे अपने भविष्य की चिंता करते रहे, लेकिन देश के भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचा। इसीलिए आज श्रीलंका इस हाल में। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया मालदीव में आराम फरमा रहे हैं, थकान मिटा रहे हैं। कई दिनों से चिंता में सोए नहीं होंगे। ये चिंता श्रीलंका के लिए नहीं बल्कि खुद की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन अब ठीक है, वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब पूरा श्रीलंका जल रहा है, प्रदर्शनकारी सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस और सेना भी असहाय महसूस कर रही है, ऐसे में गोटाबाया राष्ट्रपति भवन से सुरक्षा के बीच श्रीलंका के नेवल बेस पर पहुंच जाते हैं, फिर वापस कोलंबो आकर एयरबेस से श्रीलंका एयरफोर्स के विमान से मालदीव पहुंच जाते हैं। सवाल यह है कि ये सब इतने आराम से कैसे चल रहा है। 9 तारीख को जब प्रदर्शनकारी उनके आवास की ओर बढ़े तो सबसे पहले उन्हें नेवल बेस से होते हुए ट्रिंकोमेली डॉक पर ले जाया गया। ट्रिंकोमेली में श्रीलंका नेवी का बेस है, वो वहां पर थे। 11 तारीख की शाम को उसके बाद राष्ट्रपति को वापस कोलंबो लाया गया। कोलंबो में एयरफोर्स स्टेशन पे जो एयरफोर्स का बेस है वहां पर थे। हालांकि उस समय एयरफोर्स ने कहा कि वो हमारे साथ नहीं है। उसके बाद ये जानकारी आई थी कि वो देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने कहा कि शायद वो उस इंटरव्यू में कहीं कोई कंफ्यूजन थी और वो जानकारी गलत थी। लेकिन बीती रात जब हमें जानकारी ये मिली कि राष्ट्रपति ने सबसे पहले नेगोशिएशन की कुछ शर्तें रखी हैं कि वो इस्तीफा तभी देंगे जब उन्हें उनके परिवार को सुरक्षित पैसेज दिया जाए, देश छोड़कर जाने दिया जाए। ये जानकारी सबसे पहले हमने अपने दर्शकों को दी थी और ये बात रात बीतते जैसे ही सही साबित हुई, क्योंकि फिर डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से, चूंकि राष्ट्रपति हैं अभी गोटाबाया राजपक्षे और उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है कि वो देश के संसाधनों का इस्तेमाल करें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उन्हें अप्रूवल दिया। उसके बाद AN-32 विशेष विमान के जरिए रात को 11:30 बजे वो उसी एयरफोर्स के विमान से यहां से रवाना हुए। लगभग 45 मिनट के सफर के बाद वो मालदीव्स पहुंचे। मालदीव्स में वहां पर उन्हें औपचारिक रूप से वहां के अधिकारियों द्वारा रिसीव किया गया, क्योंकि वो अभी भी राष्ट्रपति हैं। और वहां माले से आज सुबह निकल करके वो किसी अनजान आइलैंड पर ले जाए गए हैं, जहां पर एक रिजॉर्ट है। इस समय वो माले में नहीं बल्कि एक रिजॉर्ट पर हैं। 9 जुलाई को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने से पहले
गोटबाया राजपक्षे कोलंबो से त्रिंकोमाली नेवल बेस पहुंचते हैं, क्योंकि यह सुरक्षा के लिहाज से सबसे सुरक्षित स्थान था। करीब 2 दिन तक यहाँ रहने के बाद वो अपनी पत्नी और 2 बॉडीगार्ड के साथ 11 तारीख की रात को वापस कोलंबो एयरबेस पर पहुंचते हैं, जहां से श्रीलंका एयरफोर्स के एंटोप 32 विमान से मालदीव की उड़ान भरते हैं और करीब 45 मिनट की यात्रा के बाद सुरक्षित मालदीव पहुंच जाते हैं। लेकिन सूत्रों के मुताबिक वो कभी भी दुबई या सिंगापुर के लिए उड़ान भर सकते हैं। सवाल ये है कि श्रीलंका जल रहा है, लेकिन इसका रत्ती भर भी असर गोटबाया की यात्रा पर नहीं पड़ रहा। कोलंबो के राष्ट्रपति भवन से मालदीव तक गोटबाया पूरी सुरक्षा के बीच कैसे पहुंच गए, इसके पीछे की वजह समझिए। दरअसल गोटबाया राजपक्षे ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए वो टेक्निकली श्रीलंका के राष्ट्रपति और इसी वजह से श्रीलंका की आर्मी और पुलिस उन्हें पूरा प्रोटोकॉल दे रही है। वरना अपनी आंखों के सामने अपने देश को संकट में डालने वाले को कैसे इतनी आसानी से छोड़ा जा सकता है। अब उसके चलते एक संवैधानिक संकट ये खड़ा हो गया है। मेरी कुछ देर पहले स्पीकर के दफ्तर पे बात हुई है, अभी भी मैं कुछ नेता विपक्ष तमाम उन नेताओं से मिलने की कोशिश कर रहा हूं। जानकारी ये है कि स्पीकर का कहना है कि दरअसल जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं उन्हें ही अंतरिम तौर पर राष्ट्रपति नोटिफाई किया जाता है, घोषित किया जाता है। लेकिन अभी तक कोई औपचारिक कार्यवाही नहीं होती है, इसलिए वो इंतजार करेंगे। जैसे ही अगर वो इस्तीफा दिया जाएगा औपचारिक रूप से, उसकी घोषणा होगी, उसके बाद यहाँ 2 बड़े घटनाक्रम होंगे। एक तो जो तमाम प्रदर्शनकारी हैं वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आवास और तमाम दफ्तरों से हट जाएंगे, उसे खाली कर देंगे जैसा कि उन्होंने वादा किया था और जैसा कि उनकी मांग थी। दूसरा, रणिल विक्रमसिंघे को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति नियोजित घोषित किया जाएगा जब तक कि इंतरिम चुनाव नहीं हो जाते, जो कि 20 तारीख को होना है। गोटबाया राजपक्षे तो मालदीव में आराम से है, लेकिन श्रीलंका की जनता संकट में है, अपने भविष्य के लिए संघर्ष कर रही है। अब देखना यह है कि श्रीलंका की सुख शांति कब और कैसे लौटती है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक। श्रीलंका से इस समय बड़ी खबर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को लेकर किस तरीके से उन पर नियंत्रण करना है, नहीं करना है। वहां पर यूं तो जो परिस्थितियां सड़कों पर हैं इस समय, उस सब के बीच प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने की इजाजत नहीं है। सर्वदलीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। रणिल विक्रमसिंघे ने दिए थे सेना को कार्रवाई के निर्देश। आशुतोष मिश्रा इस समय हमारे साथ सीधे कोलंबो से जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बताएं क्या क्या तय किया गया है? श्वेता, दरअसल रणिल विक्रमसिंघे ने यह आदेश दिए तीनों सेनाओं को और आर्म फोर्सेस को और पुलिस को कि किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों को हुड़दंग की इजाजत नहीं दी जा सकती और उन्हें कहा कि असामाजिक तत्व भी हो सकते हैं। जिसके बाद जब ऑल पार्टी बैठक 5 बजे शुरू हुई तो विपक्ष के नेताओं ने कहा कि या तो स्पीकर रणिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करें, क्योंकि ये खुद ही स्वतः ही बिना किसी नोटिफिकेशन के खुद को एक्टिंग प्रेसिडेंट कह रहे हैं, और साथ ही किसी भी हाल में प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग ना हो। अगर आप ये तस्वीरें देखें और 9 तारीख से अब तक जो कुछ भी हुआ है, जो झड़प हुई है, वो इस कोशिश में, क्योंकि पुलिस और आर्मी नहीं चाहती थी प्रदर्शनकारी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर घुस जाएं, लेकिन आज भी वही हुआ और झड़प के नाम पर उन्होंने टीयर गैस ही चलाए ताकि भीड़ तितर बितर हो। सीधे गोली नहीं चलाई, रेस्ट्रेन कर रहे थे वो। और अब इसीलिए विपक्षी दलों ने कहा है कि राष्ट्रपति के इस आदेश को न माना जाए। इतना ही नहीं, जो फॉर्मर कमांडर है जनरल फोंसेका, उन्होंने तो तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ये कहा है कि किसी भी हाल में खुद को मौजूदा कमांडर इन चीफ कहने वाले रणिल विक्रमसिंघे के आदेश को वो न माने, बल्कि अपने विवेक से काम लें। कुल मिलाकर के ये जो संकट है, लगा था कि शायद 13 जुलाई को पूरी दुनिया की नजर थी श्रीलंका में कि यहां पर स्थिति फिर से ठीक हो जाएगी, लोग अपने घरों को निपट जाएंगे, लेकिन सिर्फ पिछले 24 घंटों में जो घटनाक्रम हुए हैं उनके बाद यह अस्थिरता और बढ़ रही है, संकट और गहरा रहा है। इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी संसद के बाहर मौजूद हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पर कब्जा कर चुके हैं और साथ ही स्पीकर के घर पे पहुंच गए हैं। वहां पर भी टीयर गैस चलाए गए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। तो अगर हम ये कहें कि अगले 30 मिनट में क्या होगा, अब कुछ भी यहां पर प्रिडिक्ट कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। लेकिन ये इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज जो हमने कोलंबो की सड़कों पर देखा, 9 जुलाई को जो कोलंबो की सड़कों पर देखा, वो कल भी दिखाई पड़ेगा और संभवतः वो संसद के बाहर, स्पीकर के घर पे और रणिल विक्रमसिंघे के आवास पर ये देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया आशुतोष मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। कोलंबो से आशुतोष बता रहे थे ये सारी चीजें। जिसे रक्षा करने की जिसकी जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति खुद अपनी रक्षा के चक्कर में फरार हो गया है अपने ही देश को छोड़कर, और श्रीलंका की परिस्थितियां बद से बदतर होती जा रही।
अब आपको यह बताते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे की मालदीव में किस तरह खातिरदारी हो रही है। सूत्रों के अनुसार इस समय गोटाबाया राजपक्षे मालदीव के वॉल्डॉफ एस्टोरिया मालदीव्स इथाफुशी नाम के आइलैंड पर मौजूद है। इस रिजॉर्ट पर एक दिन ठहरने का किराया 5 से 7 लाख रुपए है। यह रिजॉर्ट मालदीव के एक बड़े बिजनेसमैन मोहम्मद अली जनाह की है, जिसे मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद का राइट हैंड बताया जाता है। यह तो हुई राष्ट्रपति गोटाबाया की बात, लेकिन बाकी राजपक्षे परिवार के लोग कहां हैं यह भी समझ लीजिए। गोटाबाया राजपक्षे के भाई और बासिल राजपक्षे श्रीलंका छोड़ चुके हैं और यह जानकारी मिल रही है कि वो अमेरिका के लिए निकल चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे अभी तक श्रीलंका में हैं, किसी सुरक्षित स्थान पर छिपे हुए हैं। कुल मिलाकर जिस राजपक्षे परिवार ने अपने देश को तबाह कर दिया, वो अब मुंह छुपाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश में। श्रीलंका चल रहा है, बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई संभालने वाला। राष्ट्रपति विदेश भाग चुके हैं और राजपक्षे परिवार फरार है। श्रीलंका की जनता सड़क पर है, क्योंकि गोटाबाया परिवार की सरकार की वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था सड़क पर आ गई। 2022 तक जो श्रीलंका खुशहाल देशों में था, वो अब आर्थिक बदहाली और दिवालियेपन की कगार तक पहुंच गया। और इस बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा हाथ राजपक्षे परिवार का दिखाई देता है। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंकाई सरकार के सभी प्रमुख पदों पर कब्जा किया। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री बने, गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति, बासिल राजपक्षे वित्त मंत्री, चामल राजपक्षे सिंचाई व कृषि मंत्री और महिंद्रा राजपक्षे के बेटे नमल राजपक्षे खेल मंत्री बनाए गए। ये वही गुनहगार हैं जिन पर श्रीलंका को बर्बाद करने का आरोप है, जिन्होंने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए खुद को मालामाल किया और श्रीलंका को कंगाल। यही वजह है कि श्रीलंका की जनता अपने कल की रक्षा के लिए आज सड़कों पर उतरी हुई है। 9 जुलाई को बिल्कुल यही कुछ कोलंबो की सड़कों पे हुआ था। दरअसल ये सारे लोग नाराज थे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर जा रहे थे, उनको रोकना चाहते थे और चाहते थे कि वो इस्तीफा दे। लेकिन जब तक वो पहुंचे, पुलिस ने डिस्पर्स करने के लिए पहले गोलियां चलाई, टीयर शेल चलाए और जब ये भागे तो उनको देखते हुए गले पे जो प्रोटेस्ट साइडें दिखे, लगातार यहाँ पे टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों को एक चौराहे पर घेरने की कोशिश है। देखिए उसके पीछे भी हजारों लोग हैं और ये लगातार आप देख पा रहे हैं जो गोले की यहाँ पर देखना कोई भी मुश्किल, आंखें जल रही होंगी सबकी। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने कपड़े उतारे, वो देखिए वहां पर किसी का घर है, वहां से पानी ले लिया और सबके कपड़े उतार के उन्होंने गीले किए ताकि आंखों को बचाया जा सके। 9 जुलाई की तस्वीर एक बार फिर श्रीलंका की सड़कों पर जिंदा हो उठी है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था कैसे राजपक्षे परिवार की कठपुतली बन गई, उससे जुड़े आंकड़े समझिए। मार्च 2022 तक श्रीलंका का 70% बजट राजपक्षे परिवार के सदस्यों के कब्जे में था। आरोप है कि राजपक्षे परिवार ने सत्ता में रहते हुए करीब 45,000 करोड़ रुपए विदेश भेज दिए। ये रकम वर्ष 2021 में श्रीलंका से निर्यात हुए उत्पादों के मूल्य की 1/3 है। श्रीलंका में लोगों को रोजमर्रा से जुड़ी चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं या कई गुना महंगी मिल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। सबसे ज्यादा ईंधन की कमी है। पेट्रोल डीजल की इतनी कमी है कि उसकी राशनिंग करनी पड़ रही है। आर्थिक तंगी कोलंबो में कैसी है उसकी तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो सबसे पहले पेट्रोल पंप पे आइए। मेरे ठीक पीछे ये जो एयरफोर्स के कमांडो खड़े हैं, सेना कम पड़ गई है, ये एयरफोर्स के कमांडो हैं और इनके ठीक पीछे सिविलियंस हैं, गाड़ियां लेकर के आए हैं।
पेट्रोल पंप पे। ये जो कमांडो का दस्ता है, लाइन ऑफ डिफेंस बनाई है, इनको ये दुश्मन नहीं है इन्हें आने कि इनको रोका जाए देश में आने से। ये एक पेट्रोल पंप की रखवाली कर रहे हैं और पीछे जो भीड़ है वो 1 किलोमीटर से भी लंबी है। ये वो तमाम लोग हैं जो हफ्ते भर से तेल चाहते हैं, डीजल और पेट्रोल चाहते हैं, जिसकी इस देश में किल्लत है। मौसम खराब होने के चलते कई सारे शिपमेंट और कंसाइनमेंट नहीं पहुंच पाए हैं और अब आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहां तेल खत्म हो चुका है। जो थोड़ा बहुत स्टॉक है उसको लेने के लिए भीड़ इतनी है कि पुलिस के हाथ से व्यवस्था बाहर हो गई। ऐसे में या तो सेना को मैदान में उतारना पड़ा है, अब एयरफोर्स के जवान भी पेट्रोल पंप पे पहुंच आए। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका को नुकसान पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए, जिनकी वजह से आज श्रीलंका की ये हालत हो गई है। आशुतोष मिश्रा, कोलंबो, आज तक। अब आपको एक ऐसी खबर से खबरदार करना जरूरी है जिसमें देश की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के नेता पाकिस्तान के जासूसों के साथ ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर किया करते थे जिसका इस्तेमाल देश के खिलाफ किया जाता था। यह आरोप पाकिस्तान के नुसरत मिर्जा नाम के कथित पत्रकार के बयान के हवाले से लगाया गया है। पाकिस्तान के उस पत्रकार ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि वो 2011 से पहले बार बार भारत आता था और खुफिया जानकारियां लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को दिया करता था। पाकिस्तान के उसी नुसरत मिर्जा ने पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की भी बात कही। हालांकि खुद हामिद अंसारी ने भी और कांग्रेस पार्टी ने भी उस पाकिस्तानी पत्रकार के दावे को गलत बताया है। इस बीच पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। अपने पुराने बयानों और दावों को लेकर विवादों में घिर चुके हामिद अंसारी पर बीजेपी एक बार फिर हमलावर है। क्या भारत में जासूसी करता था पाकिस्तानी पत्रकार? क्या कांग्रेसी नेताओं से खुफिया जानकारियां लेता था पाकिस्तानी पत्रकार? क्या भारत की सीक्रेट आईएसआई को बांटता था ये पाकिस्तानी पत्रकार? नुसरत मिर्जा नाम के इस शख्स ने ऐसे ही सनसनीखेज दावे किए हैं। पाकिस्तान में क्या होता है, एक चीफ गया तो उसने जो सारा का सारा जो पुराने वाला चीफ काम करके गया था उसको सबसे तौबा की और अपना नया प्रोग्राम शुरू कर दिया। इस तरह से डीजीआईएसआई चला गया। खुर्शीद कुसरी ने मुझसे कहा कि भाई ये जो तुम इंफॉर्मेशन लाए हो ये तुम इसको दे दो कियानी को। उस जमाने में कियानी डीजीआईएसआई था। मैंने भाई मैं तो नहीं दूंगा, लेकिन आप देना चाहते हैं दे दें, मैं आपको ये दे। ये नुसरत मिर्जा है। ये खुद को पत्रकार भी बताता है, लेखक भी बताता है, इंजीनियर भी बताता है और इटली की कंपनी के लिए सऊदी में काम करने का दावा भी करता है। इसने एक इंटरव्यू में क्या क्या कहा है वो सुनिए। 2010 में फिर हमें बुलाया गया है जब हामिद अंसारी साहब नायब सदर थे, तो एक सेमिनार था बहुत बड़ा जिसमें टेररिज्म पे था, तो उन्होंने उस वक्त भी हमने, तो मैं इसमें कहता हूँ कि ये ठीक है आपकी बात कि हम भी बहुत एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम क्योंकि मुगल हैं, हमने वहाँ हुक्मरानी की है और वो हम वहाँ के हालात को जानते हैं और वहाँ की जो इंडिया के जो नफ्सियात है, उनका जो कल्चर है, उसको हम समझते हैं। हम ज़ाहिर है हमने 15 सूबों में हमने गए हैं, 29 सूबे होंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट के जो मेंबरान हैं उसमें जो मुसलमान मेंबर आते हैं वो 56 थे उस वक्त राज्यसभा के और जो दारुल अवाम जिसे आप कहते हैं, तो वो उनके मुसलमानों के हम सबसे हमारी दोस्ती थी, तो वो जाहिर है कि आपके काम भी आ सकती थी। लेकिन चुनाव में ये दावा करता है कि भारत के मुस्लिम सांसद इसकी मदद करते थे। खुद को मुगल और हिंदुस्तानियों को गुलाम समझने वाले इस शख्स ने दावा किया है कि आईएसआई इससे खुफिया सूचनाएं मांगा करता था। भारत के मुस्लिम सांसद उसकी मदद करते थे। भारत के उर्दू अखबारों के संपादक उसके दोस्त हैं। इसने लखनऊ में धोती कुर्ता वाले बड़े नेता से मुलाकात की थी। 2011 तक उसने भारत के 15 राज्यों में 5 दौरे किए थे। एफएटीएफ के कारण पाकिस्तान काम नहीं कर पा रहा। हमारे देश की खुफिया
जो अति गोपनीय जानकारी है उसको साझा आप कर रहे हैं ऐसे देशों से जो इसका इस्तेमाल करेंगे आतंकवाद के लिए। क्योंकि हामिद अंसारी जी ना तो उस जर्नलिस्ट को जानते ना उन्होंने उसे बुलाया। ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ज्यूरिस थी जिसका आयोजन बार एसोसिएशन ने किया था। तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारी जो न्यायाधीश वहां पे बैठे थे उनसे पूछताछ करके पता लगाए कि किसने उन्हें बुलाया। हालांकि नुसरत मिर्जा नाम के इस शख्स के दावों पर हामिद अंसारी ने बयान जारी किया है। हामिद अंसारी का कहना है कि मेरे खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। उपराष्ट्रपति की तरफ से विदेशी अतिथियों को आमंत्रण सरकार की सलाह पर विदेश मंत्रालय के माध्यम से दिया जाता है। मैंने ना तो आमंत्रित किया ना ही उससे मिला। ईरान के राजदूत के तौर पर मेरे काम की जानकारी तब की सरकार को थी। हालांकि भारत की खुफिया एजेंसी के अधिकारी एन के सूद ने हामिद अंसारी की सियासी पारी का ईरान चैप्टर खोल डाला। ये ईरान के एम्बेसडर थे 1991 से लेकर 1993 तक। उस टाइम पे 4 डिप्लोमेट्स उनको किडनैप कर लिया ईरानियन गवर्नमेंट ने। और इसके ऊपर जो अंसारी साहब का जो रोल था वो बिल्कुल नेगेटिव था। इन्होंने इनकी ड्यूटी बनती थी उनको प्रोटेक्शन करना, उनको सिक्योरिटी देना, वहां पे इंडियन कम्युनिटी को सिक्योरिटी देना, बल्कि इन्होंने उन लोगों को कोई छुड़वाने का काम नहीं किया। बल्कि ये कहा जाता है कि अंसारी साहब रिस्पॉन्सिबल थे इन लोगों के अरेस्ट का। हामिद अंसारी को लेकर ये पहला विवाद नहीं है। 2007 में उपराष्ट्रपति बने हामिद अंसारी के बयानों और किताबों में किए दावों की वजह से भी बीजेपी ने कई बार सवाल उठाए हैं। हालांकि ताजा विवाद जिस पाकिस्तानी पत्रकार के बयान के हवाले से शुरू हुआ है, उस नुसरत मिर्जा का दावा ये भी है कि पाकिस्तान में भूकंप से लेकर बाढ़, तूफान सब कुछ अमेरिका अपने हाथ सिस्टम से लाता है। ऐसे में इस पाकिस्तानी पत्रकार के दावों की गंभीरता अपने आप में रिसर्च का विषय बन जाती है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। आज तक HD सबसे तेज सबसे ज्यादा।